हेलो एवरीवन, आई एम शिखा। आज हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 12 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट, वर्डेबल मैरिज। वर्डेबल मैरिज क्या है? कोई भी मैरिज स्टार्टिंग से वैलिड है जब तक अपोजिट पार्टी जाकर उसके अगेंस्ट कोर्ट में नहीं जाती, तब तक वो वैलिड है। उसके बाद जब वो कोर्ट में जाती है तब वो वर्डेबल होगी, यानी कि अदर पार्टी के ऑप्शन पे वो क्या होगी? वर्डेबल होगी। ठीक है। वर्डेबल मैरिज को समझने के लिए हमें 4 सेक्शन को समझना होगा। सेक्शन 12 की 4 सेक्शन, 12(1)A, 12(1)B, 12(1)C एंड 12(1)D। अब हम बात करते हैं 12(1)A। 12(1)A बात करता है इम्पोर्टेंसी। इम्पोर्टेंसी क्या है? हस्बैंड और वाइफ दोनों पे अप्लाई है, दोनों पे। ठीक है। तो इनएबिलिटी टू परफॉर्म एक्ट ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स, सेक्सुअल इंटरकोर्स को परफॉर्म करने के लिए कैपेबल ही नहीं है, चाहे वो हस्बैंड हो चाहे वो वाइफ हो, तो वो इम्पोर्टेंट है। तो ये इम्पोर्टेंट के 2 टाइप के हो सकते हैं, एक फिजिकल, दूसरा साइकोलॉजिकल। ओके। अब आता है सेक्शन 12(1)B। ये कंट्रावेंशन है ऑफ सेक्शन 5 सब क्लॉज 2 का कंट्रावेंशन है। सेक्शन 5 सब क्लॉज 2 में कंसेंट की बात की गई है। ठीक है। तो यहाँ पे भी हम वही बात बताते हैं कि कंसेंट के बेस पे मैरिज कैसे वर्डेबल होगी। तो मैरिज कॉन्ट्रैक्टेड इन वायलेशन ऑफ सेक्शन 5 सब क्लॉज 2 एप्लीकेबल किस पे? हस्बैंड एंड वाइफ बोथ पे। ठीक है। तो इनकैपेबल ऑफ गिविंग कंसेंट, इनकैपेबल ऑफ गिविंग वैलिड कंसेंट। तो कौन व्यक्ति होगा जो इनकैपेबल होगा वैलिड कंसेंट के लिए? तो वो होगा अनसाउंडनेस माइंड। ठीक है, अनसाउंड पर्सन। ठीक है। दूसरा कैपेबल, कैपेबल कौन होगा? जो अनफिट फॉर मैरिज होगा और अनफिट फॉर चिल्ड्रन का लालन पालन करने के लिए, यानी कि हाँ, जो अनफिट फॉर मैरिज यानी मैरिज के लिए अनफिट है, दूसरा बच्चे की लालन पालन करने के लिए भी वो अनफिट है। इट मीन्स मेंटल डिसऑर्डर है, पेशेंट है। ठीक है, वो मेंटल डिसऑर्डर है। अगला आता है सफरिंग फ्रॉम रिकरेंट अटैक ऑफ इंसैनिटी, यानी कि जो इंसैनिटी के उसे अटैक आते हो, तो भी इस बेस पे मैरिज जो है वो वाइडेबल हो जाएगी। अगला आता है 12(1)C, कंसेंट ऑब्टेन्ड बाय फोर्स और फ्रॉड। तो बाय फोर्स की बात करें तो एक्चुअल फिजिकल फोर्स। ठीक है। एक्चुअल फिजिकल फोर्स क्या है? कि मारपीट के द्वारा जो है वो हम एक्चुअल फिजिकल फोर्स के द्वारा करते हैं। ठीक है। या फिर थ्रेट, थ्रेट क्या होता है? उसमें मारपीट नहीं होगा, पर डरा धमका कर अगर हम किसको करेंगे तो वो थ्रेट के द्वारा आएगा। तो एक्चुअल फिजिकल और थ्रेट दोनों के बेस पे हम मैरिज जो है वो कंसेंट जो है वो वर्डेबल हो जाएगी और मैरिज वर्डेबल हो जाएगी अपने आप। कंसेंट अगर उसकी जो है फ्री नहीं होगी तो कंसेंट अगर फोर्स या फ्रॉड के द्वारा होगी और फ्री कंसेंट नहीं होगी तो वो मैरिज वाइडेबल होगी। अगला आता है फ्रॉड। फ्रॉड को 3 कैटेगरी में माना गया है। फ्रॉड को समझने के लिए 3 कैटेगरी को समझना होगा। नेचर ऑफ सेरेमनी, मैटेरियल फैक्ट्स और सर्कमस्टांसेस ऑफ रिस्पोंडेंट। इन द सेंस नेचर ऑफ सेरेमनी, उस जैसे हस्बैंड जो उसको शादी के लिए ले जा रहा है वाइफ को, तो उसको पता ही नहीं है कि शादी के लिए ले जा रहा है, जबकि हस्बैंड क्या ऐसे बोलता है कि हम ऐसी मंदिर चलना है, ऐसी सेरेमनी अटेंड करने, पर वो ये नहीं बताता है कि खुद की शादी के लिए जा रहा है। तो उसे नहीं पता होता है वाइफ को कि हमारी खुद की शादी के लिए हम जा रहे हैं। तो क्या है, वो सेरेमनी का उसे अता पता ही नहीं है। तो ये क्या होगा यहाँ पे कि नेचर ऑफ सेरेमनी उसको पता नहीं है, तो उसका जो है वो फ्रॉड के द्वारा कंसेंट ली गई है, और जब फ्रॉड के द्वारा ली गई है तो वो वाइडेबल मैरिज हो गई। मैटेरियल फैक्ट्स क्या होगा कि मान लो उसकी पहले से एक शादी हो रखी है और उसने छुपा ली, सेकंड वाइफ को उसने नहीं बताया कि पहले से शादी हो गई है, या फिर वो इम्पोर्टेंट है बट उसने वाइफ को नहीं बताया कि वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है। इस बेस पे वो मैटेरियल फैक्ट्स के बेस पे फ्रॉड करता है, तो उस बेस पे मैरिज जो है वो वाइडेबल होगी। अगला आता है सर्कमस्टांसेस ऑफ रिस्पोंडेंट, मतलब ऐसी कोई भी परिस्थितियां नहीं छोड़नी है जो वाइफ को विकल्प होता, ऑप्शन होता कि वो मैरिज को वाइडेबल कर देगी। ठीक है। तो ये फ्रॉड है। ओके। अब ये क्या? पिटिशनर प्रेजेंटेड विद इन 1 ईयर ऑफ डिस्कवरी ऑफ फ्रॉड और फोर्स, यानी कि 1 साल के अंदर, जिस दिन से आपको पता चला है फ्रॉड का, उसके 1 साल के अंदर आपको पिटिशनर डालनी होगी। ओके। अगला है पिटिशनर मस्ट नॉट हैव विद हिज हर कंसेंट कंटिन्यू टू लिव विद रिस्पोंडेंट आफ्टर सच डिस्कवरी। इसका मतलब है पिटिशनर ने साथ में रहने के लिए कंसेंट नहीं दी है, साथ में रहने के लिए कंसेंट नहीं दी है, जबकि फोर्स और फ्रॉड का उसे पता चल गया, उसके बाद वो कंसेंट नहीं दी है। ओके। तभी वो इस बात को पिटिशनर जो है
और वही कोर्ट में जा सकता है, अदरवाइज मैरिज को वॉइडेबल नहीं करवाया जाएगा, यानी कि वो कंसेंट ना दी हो उसने। अगला है प्रेगनेंसी 12(1)D। 12(1)D कहता है रेस्पोंडेंट प्रेग्नेंट एट द टाइम ऑफ मैरिज, यानी कि जो रेस्पोंडेंट होगी वो शादी के टाइम प्रेग्नेंट होनी चाहिए, प्रेग्नेंट फ्रॉम एनी पर्सन अदर देन पिटिशनर। एक फर्स्ट, वो शादी के टाइम प्रेग्नेंट होनी चाहिए। सेकंड पॉइंट, वो प्रेग्नेंट पिटिशनर से नहीं किसी अन्य व्यक्ति से होनी चाहिए प्रेग्नेंट, ठीक है। अगर वो पिटिशनर से ना होकर किसी अन्य व्यक्ति से प्रेग्नेंट है, ठीक है, और इस बात का पिटिशनर को पता ही नहीं है, पिटिशनर डिड नॉट नो अबाउट इट, ठीक है, पिटिशनर को इस बात का नहीं पता है, तो वो मैरिज क्या होगी, वॉइडेबल हो जाएगी, ठीक है। अब प्रोवाइडेड में क्या कहेंगे, पिटिशनर प्रेजेंटेड विद इन 1 ईयर फ्रॉम डेट ऑफ मैरिज, यानी कि पिटिशनर को फाइल कब करना होगा, डेट ऑफ 1 ईयर, यानी कि जब से मैरिज की शादी हुई, डेट ऑफ मैरिज है जब से, तब से आपको 1 साल के अंदर ये पिटिशनर फाइल करनी होगी। अगला पिटिशन फाइल करनी होगी। अगला पिटिशनर डिड नॉट एंगेज विथ हिज कंसेंट इन मैरिटल इंटरकोर्स आफ्टर डिस्कवरी ऑफ प्रेगनेंसी। इसमें क्या है, वो साथ में दोनों पिटिशनर जो हैं वो इंगेज ना हुए हों एक साथ, और उन्होंने साथ में ना तो इंगेज हुए हों ना ही मैरिटल इंटरकोर्स के लिए कंसेंट दी हो, ठीक है, तभी वो वॉइडेबल मैरिज को वॉइडेबल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो हमने क्या क्या पढ़ा आज, 12(1)A, 12(1)B, 12(1)C एंड 12(1)D। अब हम इसके आगे पढ़ते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं चाइल्ड मैरिज। चाइल्ड मैरिज की बात करते हैं तो चाइल्ड मैरिज, हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में चाइल्ड मैरिज जो है वो वैलिड है, ओके, बट पनिशेबल है, वैलिड बट पनिशेबल, ठीक है, अंडर सेक्शन 18A हिंदू मैरिज एक्ट। अब बात करते हैं प्रोविजन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006, उसमें क्या गया है, मैरिज जो है वो वॉइडेबल है एज पर सेक्शन 3, ठीक है, तो यानी कि उसके सेक्शन 3 के आधार पर मैरिज जो है वो वॉइडेबल होगी, ओके। अब हम बात करते हैं सेक्शन 11 और सेक्शन 12, वॉइड मैरिज एंड वॉइडेबल मैरिज का डिफरेंस, दोनों में क्या डिफरेंस है, वॉइड मैरिज एंड वॉइडेबल मैरिज। तो सेक्शन 11 वॉइड मैरिज और सेक्शन 12 वॉइडेबल मैरिज। सेक्शन 11 कहता है वॉइड एब इनिशियो, यानी कि क्या बोलेंगे, वॉइड एब इनिशियो ने कि वॉइड फ्रॉम बिगनिंग, यानी कि स्टार्टिंग से ही कोई चीज़ अगर वो है वॉइड है तो वो स्टार्टिंग से ही वॉइड है तो वो वॉइड है। और ये वॉइडेबल क्या होगा, इट्स परफेक्टली वैलिड टिल इट्स अवॉइडेड, यानी ये तब तक वैलिड है जब तक इसको अवॉइड किया जाता है, ठीक है। अगला है डिग्री ऑफ कोर्ट इज नॉट नीडेड इट्स वॉइड, यानी कि इसकी क्या है, डिग्री, कोर्ट की डिग्री देने की जरूरत नहीं कि वॉइड है, ठीक है। फिर क्या, डिग्री ऑफ कोर्ट इज नीडेड टू डिक्लेयर इट वॉइड, इसमें कोर्ट को डिग्री जो है वो नीडेड होती है कि वॉइड को, मतलब डिग्री को वॉइड करना है। अगला है इसमें वॉइड मैरिज में नो राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, इसमें कोई राइट्स और ऑब्लिगेशंस नहीं होते हैं, और इसमें क्या है, इसमें वाइंड होता है, यानी कि इट्स वाइंडिंग, ये वाइंडिंग है, और पार्टीज में क्या है, पार्टीज आर डीम्ड हस्बैंड एंड वाइफ टिल इट्स डिक्लेयर्ड वॉइड, जब तक वो वॉइड नहीं होगी तब तक पार्टीज को क्या करना होगा, अपने सारे ऑब्लिगेशन फुलफिल करने होंगे। फिर अगला आता है वॉइड मैरिज ग्राउंड, सेक्शन 11 में दे रखा है, और सारे ग्राउंड्स वो जो हम पढ़ चुके हैं, और सेक्शन 12 वॉइडेबल मैरिज जो कि ये भी हम डिस्कस सारा कर चुके हैं। तो आज का टॉपिक हम यहीं ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं। ओके, थैंक्स फॉर योर वाचिंग, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, ओके।